इंट्रा हरियाणा पोर्टल की, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए बनाई गई है। इस पोर्टल से हरियाणा एम्प्लॉयज़ बहुत सारे काम कर सकते हैं, उनमें से एक है एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न भरना। तो जो इसकी वेबसाइट है उसके लिए आप टाइप करेंगे इंट्रा HRY और उसको सर्च कर दें। इसको सर्च करने के बाद जो पोर्टल सबसे पहला सर्च आउट आ रहा है intrahariana.gov.in, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है इस तरह का एक पोर्टल नज़र आएगा, HRMS एम्प्लॉयज़ पोर्टल। इस पोर्टल पे आपको लॉगिन और पासवर्ड का ऑप्शन भी नज़र आएगा। तो ये जो है आप यहाँ देख सकते हो, ये इंट्रा HRMS एम्प्लॉय पोर्टल कर्मचारी सहायक, और यहाँ पर आप देख सकते हो ID, पासवर्ड और कैप्चा, 3 चीज़ें डालने के लिए ऑप्शन है। तो आपकी ID जो है वो आपका फ़ोन नंबर है। पासवर्ड आपने ज़रूर बनाया होगा। अगर आपने पासवर्ड नहीं बनाया है तो आप जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके पासवर्ड बना सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए पेई कोड, जो कि आपकी सैलरी स्लिप पर होता है, और आपके मोबाइल नंबर जो है वो HRMS या ई-सैलरी से लिंक होना चाहिए। वहाँ पर OTP आएगा और उससे आप बना सकते हैं। अगर आपके वो ID पासवर्ड याद है तो ID आपका फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर डालिए, उसके बाद पासवर्ड डालिए, उसके बाद यहाँ पर कैप्चा डालिए और आपका जो है लॉगिन हो जाएगा। अगर आपने पासवर्ड सेट किया है और अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड को दोबारा रीसेट कर सकते हैं। उसके लिए अगेन आपको सैलरी कोड या कोड जिसको हम बोलते हैं वो चाहिए, जो कि 6 डिजिट का होता है, जिसमें कुछ डिजिट अल्फ़ाबेटिकल में से होती है और कुछ डिजिट जो है 1 to 9 नंबर में से होती है, 0 to 9 नंबर में से होती हैं। तो फॉरगेट पासवर्ड आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लॉगिन करके देखते हैं कि एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न हमें कहाँ से भरना है। तो एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न हमें कहाँ से भरना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर ID डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। तो यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर डाल के आप ID डाल सकते हैं। उसके बाद जो है आप अपना पासवर्ड डाल सकते हैं। मेरा पासवर्ड सेव है इसलिए जो है ऑलरेडी पासवर्ड आ गया है। उसके बाद आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के लिए आपको यहाँ पर जो साइड में नज़र आ रहा है वो सेम की सेम डिजिट यहाँ पर डाल देनी है, 62625। लॉगिन करना है। It is taking some time depending on internet speed. So जैसे आप लॉगिन करेंगे तो ये जो पोर्टल है वो कर्मचारी की ID से लॉगिन हुआ है, तो उनका नाम यहाँ पर फ्लैश होने लगेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो है कर्मचारी का नाम करण, डेजिग्नेशन PGT फिजिक्स यहाँ रिफ्लेक्स हो रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हैं। पर्सनल डिटेल, ठीक है ना, पर्सनल डिटेल, एंड देन ई-सैलरी सर्विस। यहाँ से आप सैलरी स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ के इस हिस्से की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल, ई-सैलरी सर्विस, लीव एंड टूर, एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न, ACR, डिसिप्लिनरी केसेस, वैलिडेट सर्विस बुक, फैमिली डिटेल्स एंड PPP, ज्वाइनिंग आफ्टर ट्रांसफ़र एंड ट्रेनिंग मॉड्यूल। ये बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे आपको। इसको आप नीचे स्क्रॉल भी करोगे तो भी आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। नीचे देखोगे आप तो आपको यहाँ पर जो है आपके चेकर का नेम और चेकर के ऑफिस का नेम जो है यहाँ पर नज़र आएगा। तो ये प्रिंसिपल, गवर्नमेंट स्कूल से बात कर रहे हैं तो ये प्रिंसिपल का नाम और उनका फ़ोन नंबर है, और साथ में नीचे जो है चेकर ऑफिस G++ का कैथल नज़र आ रहा है। इसके बाद एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न भरने के बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए हम एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एक न्यू पेज ओपन होगा।
जस्ट वेट। तो एक नया पेज ओपन हुआ है और आप देख सकते हैं कि आपके सामने प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन फॉर्म जो है उसको ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 2014 से लेके 2021 तक की फाइनेंशियल ईयर दिए हुए हैं। फाइनेंशियल ईयर किसको बोलते हैं? जिस ईयर में अभी हम हैं, जैसे अभी आज की डेट जो है वो 10 मई 2022 है। तो ये 22-23 का फाइनेंशियल ईयर है और 21-22 का जो फाइनेंशियल ईयर था वो पीछे जा चुका है। 31 मार्च 2022 को वो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो चुका है और हमने जो प्रॉपर्टी भरनी है वो वही प्रॉपर्टी भरनी है। हमने जो प्रॉपर्टी रिटर्न आज भरनी है 21-22 की, वो कौन सी प्रॉपर्टी रिटर्न है? वो प्रॉपर्टी रिटर्न है 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक की। अगर आपने पिछली सभी प्रॉपर्टी रिटर्न भरी है तो आप पिछला अगर कोई ईयर सेलेक्ट करते हो, अगर कोई पिछला आप ईयर सेलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिक वो बताएगा कि आपने प्रॉपर्टी रिटर्न भरी हुई है या नहीं भरी हुई है। तो अभी ये प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा है 17-18 की रिटर्न्स ऑलरेडी फाइल फॉर दिस ईयर और यहाँ से आप उसकी कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप किसी भी एक ईयर की चेक करना चाहते हो तो अगर मैं 18-19 की चेक करता हूँ तो पीजीटी फिज़िक्स बाहर क्लिक करेंगे। बाहर क्लिक करते ही लेट मी चेक इट अगेन। 19-20 ये भी भरी हुई है। 20-21 चेक करते हैं हम, ऑलरेडी भरी हुई है। अब हम चेक करते हैं 21-22। 21-22 जैसे ही हमने किया ये भी भरी नहीं हुई है तो यहाँ पर ऑप्शन लिखा आ रहा है स्टार्ट। तो स्टार्ट ऑप्शन जो लिखा आ रहा है, आप स्टार्ट पे क्लिक करें। ईयर सेलेक्ट कर लिया हमने प्रीवियस और अब हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हम स्टार्ट करेंगे इस पे एक 5 पेज का फॉर्म जो खुलेगा, जो 1 बाय 1 हमारे पास पेज खुलेंगे। तो अभी ये ओपन हो रहा है। जस्ट वेट। तो ये जो है एक फॉर्म ओपन हो गया है जिसमें ऊपर 5 स्टेप लिखे हुए हैं। स्टेप 1 फील इमूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल। नंबर स्टेप 2 फील मूवेबल, ठीक है ना। ये है स्टेप 1 मूवेबल। स्टेप 2 फर्स्ट स्टेप है इमूवेबल, सेकंड स्टेप है मूवेबल प्रॉपर्टी, थर्ड है लोन डिटेल आपकी, फोर्थ है आपके सिग्नेचर अपलोड करने हैं आपने, फिफ्थ है आपको फाइनल सबमिट करना है ओटीपी के साथ, और 6 नंबर पे है जो आपको एक प्रिंट आउट लेना है। तो ये स्टेप है। इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि आपने प्रॉपर्टी जो पिछले ईयर्स में भरी है वो ऑटोमेटिक भरी हुई आती है। तो जैसे ही आप स्क्रॉल बैक करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, तो आपको सबसे नीचे जो है आपकी जो भी प्रॉपर्टी होंगी वो भरी हुई नज़र आएंगी, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉपर्टी पहले जो भरी हुई है उसमें कुछ एडिट करना है तो एडिट पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर कोई नई प्रॉपर्टी जो आपने नहीं खरीदी है तो आप जो है वो यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी को फिल करके सेव पे क्लिक करके एक नई प्रॉपर्टी को ऐड भी कर सकते हैं। जब आपकी सभी प्रॉपर्टी ऐड हो जाए तो नेक्स्ट पे क्लिक करके आप आगे जा सकते हैं। ओके, तो मैं किसी एक प्रॉपर्टी को जो है वो ओपन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि प्रॉपर्टी, मैं कोई भी एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। तो सबसे पहले ये प्रॉपर्टी ले लेता हूँ मैं एक। इसमें मैंने एडिट पे क्लिक किया। ये एक पुरानी प्रॉपर्टी है 1987 की जो कि फादर के नेम पे है। तो उस प्रॉपर्टी को हम भर रहे हैं। प्रॉपर्टी को भरने की कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं मुझे मिली कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी भरनी है। तो इसमें हम अपनी पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी भर देते हैं, अपने फादर मदर और अपनी वाइफ की और ख़ुद की प्रॉपर्टी, और नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी एक एग्जांपल के लिए एक प्रॉपर्टी है जिसमें हमने टाइप पे है, जिसमें हम रह रहे हैं जिस घर में, तो प्रॉपर्टी टाइप रेजिडेंशियल, कमर्शियल और एग्रीकल्चर। तो रेजिडेंशियल, प्लॉट एरिया 40, और आपको जो आपने 40 लिखा है वो किस में है, मीटर में है, यार्ड्स में है, फिट में है। तो हम गज में मापते ज़्यादातर, तो गज को यार्ड बोलते हैं, तो हमने वही सिलेक्ट किया है। उसके बाद अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ
लैंड इन रुपीज़। तो अभी ये कह रहा है कि ज़मीन की कीमत कितनी है, खाली ज़मीन की, बनी हुई की नहीं, खाली ज़मीन की कितनी कीमत है। बट इसमें कुछ क्लियर नहीं है कि ये कीमत आपको उस टाइम की बतानी है जिस टाइम आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी थी, या आज की बतानी है, ऐसी कुछ क्लियरिटी नहीं है। तो हमने जो है रफली आज की जिस उस टाइम की लिखी हुई है जिस ईयर में हमने ये भरी थी। अब ये भी क्लियर नहीं है कि इसको अपडेट करना है या कि नहीं करना है, तो हमने जो है वही वैल्यू जो 2017 में पहली बार भरी थी वही चल रही है। तो आप आज की करंट वैल्यू भी इसमें लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ लैंड इन रुपीज़ की आज के टाइम में कितना कॉस्ट है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं इसमें कि जिस टाइम आपने प्रॉपर्टी उस ईयर में ख़रीदी थी उस टाइम इसका कितना कॉस्ट था। दोनों में से आप कुछ भी लिखिए, कोई क्लियर गाइडलाइंस है नहीं इसकी। उसके बाद है प्रॉपर्टी लोकेशन, एड्रेस भरना है अपनी प्रॉपर्टी कहाँ पर है। उसके बाद है प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन डिटेल, तो आपने यहाँ पर बताना है कि जो अपने ऊपर प्रॉपर्टी सेलेक्ट की है वो कंस्ट्रक्टेड है या खाली प्लॉट है। अगर कंस्ट्रक्टेड है तो येस करें, कितने एरिया में कंस्ट्रक्शन है वो सिलेक्ट करें। उसके बाद जो है आपने जो ये 40 लिखा है वो क्या चीज़ है, तो यार्ड में है यानी गज में है। उसके बाद आपने कितने फ्लोर बनाए हुए हैं, 1 फ्लोर है, 2 फ्लोर है। उसके बाद आपने जो कंस्ट्रक्शन की है वो कितने लाख में, कितने रुपीज़ में कंस्ट्रक्शन हुई है। उसके बाद आपने जो प्रॉपर्टी थी ये आपकी इनहेरिटेंस में है, ठीक है ना, इनहेरिटेंस में है, लीज़ में है, मोर्टेज में है, गिफ्ट में है, जॉइंट फैमिली में है, कैसे है। तो आप बता सकते हैं कि हमने कभी ख़रीदी थी, किस साल में ख़रीदी थी, ईयर ऑफ एक्विजिशन वो बताना है, किससे ख़रीदी थी और किसके नाम पर है ये, ठीक है ना, उसको सेलेक्ट कर लेना यहाँ जिसके भी नाम पे है। उसके बाद जो है अप्रोक्सीमेट इससे एनुअल इनकम कितनी है आपकी, कोई इनकम नहीं है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तो 0। और रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है इसमें ओल्ड प्रॉपर्टी। अगर आपने कुछ चेंज किया है तो अपडेट कर सकते हैं, अपडेट पे क्लिक करें वो चेंज हो जाएगा। और अगर कोई प्रॉपर्टी आपको ऐड करनी होती तो इस फार्म को आप पूरा भर सकते थे। तो जैसे ही आप इस पर अपडेट पे क्लिक करेंगे, या फिर अगर आप नहीं भर रहे हैं तो ऐड भी क्लिक करेंगे तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पर आपकी शो होने लग जाएगी। तो यहाँ पर आप अपने सभी फैमिली मेम्बर की प्रॉपर्टी को 1 बाय 1 ऐड कर सकते हैं। जब आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाए तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा मूवेबल प्रॉपर्टीज़। मूवेबल प्रॉपर्टीज़ किन को बोलते हैं, अभी तक जो हम भर रहे थे इस फार्म में वो थी इमूवेबल, जो हिल नहीं सकती, जैसे कि लैंड होते हैं। और मूवेबल जो हिल सकती है, कहने का मतलब है कि जो कंज्यूम हो सकती हैं, जो आज हैं कल आपके पास ना हो, जिनकी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, जिसको आप सेल करते रहते हो। जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपके जैसे है कि आपके पास कैश कितना है, आप मोटरसाइकिल कितनी है, व्हीकल कितनी है, कार कितनी है, रेफ्रिजरेटर कितनी है, ज्वेलरी कितनी है, ये सब डिटेल आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं। तो इसमें भी अगर आपको कोई नई डिटेल फिल करनी है तो 1 बाय 1, जैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आप कैश के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, ज्वेलरी, डिपॉजिट्स एंड इंश्योरेंस पॉलिसी, शेयर, सिक्योरिटी, ये सब चीज़ों में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट कर ले। मान लो जैसे डिपॉजिट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो डिपॉजिट में मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 लाख, तो ये मेरे खुद के नाम हैं। और यहाँ पर तब लिखना है जब इस लिस्ट में कोई नाम ना हो, तो बेनामीदार प्रॉपर्टी भी किसके नाम पे है। अगर यहाँ पर आपके HRMS में से किसी आदमी की नहीं, किसी और की डिटेल देना चाहते हो तो यहाँ लिख सकते हैं। पीरियड ऑफ एक्विजिशन, जब से जब तक आपने ये जो अमाउंट लिखा है कब एक्वायर किया है। तो जैसे इसके बीच में मैंने एक्वायर किया है, इसको मैं 22 कर देता हूँ। तो मैंने इस डेट से 17 से लेके 22 के बीच में ये अमाउंट जो है मैंने किया है। मैनर ऑफ फ्रेश एक्विजिशन, बाय सैलरी लिख देते हैं, किस तरह से आपने फ्रेश ईयर में इसको एक्वायर किया है, बाय सैलरी किया है, ठीक है। और रिमार्क इन सेविंग अकाउंट, ये अमाउंट सेविंग अकाउंट में तो मैं लिख देता हूँ इन तो ऐसा लिख के यहाँ पर आप सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे ये डिटेल आपकी जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिटेल में जाके ऐड हो जाएंगी। तो ये जैसे अभी लिखा आ रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी ऐड किया 8वें नंबर पे आ गया है। तो एक चीज़ आप एडिट कर सकते हैं इसमें इस तरीके से। उसके बाद जो है आप इसको नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद अगर आपकी कोई लोन
आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपने कोई लोन लिया है तो आप इसको अनचेक करें, तो यहाँ पर लोन की डिटेल खुल जाएंगी। तो आपने कितना लोन लिया है, कहाँ से लोन लिया है, किसके नाम पे लोन लिया है, ठीक है ना, ये सब डिटेल यहाँ फिल कर सकते हो। और अगर आपने लोन नहीं लिया है तो इस टिक मार्क पे क्लिक करें, ठीक है ना, तो आपका कोई लोन नहीं है। तो आप यहाँ पर क्लिक करके चेक इफ़ यू डू नॉट हैव एनी लोन एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगर आपके सिग्नेचर ऑलरेडी हैं तो ओके, क्योंकि अगर पिछले साल में आपने भरे होंगे तो आपने सिग्नेचर अपलोड किए होंगे, वही सिग्नेचर वो उठा लेगा। अगर आपके सिग्नेचर नहीं हैं तो आपको एक 200 KB से कम साइज़ का इमेज फॉर्मेट में, ठीक है ना, एक सिग्नेचर बनाना है और चूज़ फाइल करके उसको यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद जो है, जब ये अपलोड हो जाएगा फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको OTP से वेरीफाई करने को ये बोलेगा। तो नेक्स्ट में आप इसको एक बार PDF लेके व्यू भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखेगा अभी आपको। और दूसरा, अगर आपको कोई चेंज नहीं करना है तो आप जो है सबमिट पे क्लिक करें। आगे आपसे OTP मांगेगा, तो ये आपकी पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर नज़र आ रही है जो आपने भरी है, ठीक है ना। आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, उसके बाद आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, डिपॉजिट्स क्या हैं, जो भी डिटेल आपने भरी है वो सारी डिटेल यहाँ पर दिखाएगा। वो सारी की सारी प्रॉपर्टी डिटेल यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करोगे, सबमिट पे क्लिक कर दोगे। अगर सब कुछ सही है तो सबमिट पे क्लिक कर दे। काइंडली कंफर्म द डाटा ऑन सबमिटिंग, यू कैन नॉट एडिट द फॉर्म अगेन। आप इस पर क्लिक कर दोगे। OTP हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर। इस मोबाइल नंबर पे जो यहाँ नज़र आ रहा है उस पर OTP गया है। OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे ही आप OTP एंटर करेंगे, OTP एंटर करते ही क्या होगा, आपकी डिटेल जो है वो सेव हो जाएंगी। तो मेरे मोबाइल पे एक OTP आया है, उस OTP को हम डाल लेते हैं। OTP डालने के बाद ये जो प्रॉपर्टी रिटर्न जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे, तो ये देखिए, थैंक यू फॉर फिलिंग द प्रॉपर्टी रिटर्न, प्लीज़ डाउनलोड योर डॉक्यूमेंट। ये जो है आपको लिखा हुआ आ रहा है, थैंक्स टू फिल प्रॉपर्टी रिटर्न, प्लीज़ डाउनलोड योर प्रॉपर्टी रिटर्न डॉक्यूमेंट फ्रॉम माई रिपोर्ट्स। सो ये आपने फिल कर दिया है। अब इसके बाद जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पर जाके, माई रिपोर्ट्स में जाके, ठीक है ना। ये आपके पास ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में जो है 21-22 की प्रॉपर्टी रिटर्न 10/5/2022 को 6:16 पे हमने फिल कर दिया। यहाँ से हम रिपोर्ट्स को डाउनलोड करते हैं। अगर आपको कोई गलती हो गई है आपसे और आप इसको रिवाइज़ करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका लिख के, आपकी कोई भी है कि फील्ड बाय मिस्टेक कुछ भी आपने अगर एरर की है तो इस वाले सम एरर वांट टू ये लिख के आप सबमिट करेंगे तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट का नोडल ऑफिसर होगा उसका ये फ़ोन नंबर है, आप उससे फ़ोन नंबर करके भी कह सकते हो और यहाँ से रिक्वेस्ट भी चली जाएगी, वो आपका प्रॉपर्टी रिटर्न फिर से अनलॉक कर देंगे और आप दोबारा भर पाएंगे। लेकिन अभी आप एडिट नहीं कर सकते, अब आपको एडिट करने के लिए नोडल ऑफिसर से ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी रिटर्न भरने का तरीका था। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछे, आंसर ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू।